नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री विराज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बीटीसी सेकंड सेमेस्टर मैथ का 2020 का मॉडल पेपर हल करवाऊंगा। देखिए, ये क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन पवन सीरीज से लिए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं कि पेपर कितने मार्क का आता है और कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन का कितना मार्क मिलता है। तो यहाँ पर अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, जो सबसे पहले 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुविकल्पीय होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो है एक एक नंबर का होता है। तो इस प्रकार से जो है बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर के पूछे जाते हैं और उसके बाद फिर अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन 6 होते हैं और ये भी एक एक नंबर के होते हैं। तो कुल मिलाकर के अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन जो होते हैं वो भी 6 नंबर के हो गए और फिर लघुत्तरीय क्वेश्चन 7 पूछे जाते हैं और ये 2-2 नंबर के होते हैं। तो कुल मिलाकर के इसके हो गए 14 नंबर। तो इस प्रकार से कुल 25 नंबर का पेपर होता है और कुल 18 क्वेश्चन होते हैं जो आपको करने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने भी जो है इस मॉडल पेपर में कुल 18 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन बहुविकल्पीय से है, लेकिन यहाँ पर हमने जो है 4 ऑप्शन जो है वो नहीं दिए हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम सही आंसर आप लोगों को लिखाएंगे, लेकिन जो आप लोगों को पेपर मिलेगा उसमें आपको जो है 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। उस 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन टिक करना रहेगा। और देखिए, जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या करते हैं, उसमें जो है क्वेश्चन पहले पूरा उतार लेते हैं और उसके बाद फिर उसका जो सही आंसर होता है उसको लिख लेते हैं। ये काम आप लोगों को विशेष रूप से करना है। और देखिए, मैथ के पेपर में काफी स्टूडेंट को कंफ्यूजन है कि सर हम रफ कार्य कहाँ करेंगे। तो देखिए, रफ कार्य जो कॉपी आपको मिलेगी उसी में आप बाएं पृष्ठ पर रफ कार्य कर सकते हैं। वहां पर ऊपर आप रफ कार्य लिख देना, यानी कि जो बायां पृष्ठ होता है उस पर जहां पर भी आप रफ करना चाहते हैं वहां पर रफ कार्य कर ले और ऊपर जो है रफ कार्य लिख दे। और रफ कार्य करने के बाद हो सके तो उसको तिरछी लाइन से एक बार उसको काट दें और जो है फेयर जो है वो दाहिनी साइड में करें। और अगर बाई साइड में भी फेयर कर रहे हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहां पर रफ कार्य कर रहे हैं वहां पर रफ कार्य लिख जरूर दें। तो इस तरीके से आप लोगों को करना है। और बाकी अगर जो है परीक्षा हाल में भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वहां पर जो टीचर जो है लगे रहते हैं गाड़ी के लिए, वहां पर उनसे भी आप सलाह ले सकते हैं कि सर रफ कार्य कहां पर करें। बाकी जो है पेपर में रफ कार्य इसी तरीके से किया जाता है कि बाएं पृष्ठ पर जहां पर भी आप रफ करना चाहते हैं वहां रफ कार्य कर लें और ऊपर रफ कार्य लिख दें। फिर देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए क्योंकि कभी कभी प्राकृतिक संख्या की परिभाषा भी पूछ लिया जाता है। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या होती है ऐसी संख्याएं जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। 1 से लेकर के अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वह सब क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और देखिए, प्राकृतिक संख्याओं को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से ये हो जाएगी प्राकृतिक संख्याओं की परिभाषा। और देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। तो देखिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी। अभी हम बताए हैं कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर के अनंत तक होती हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस प्रकार से 1 ही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 ऑप्शन में से जहां पर जिस ऑप्शन में 1 लिखा होगा उसको आपको टिक करना है। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो देखिए, पूर्ण संख्या की भी परिभाषा पूछ ली जाती है, इसलिए आपको परिभाषा भी पता होनी चाहिए और सबसे छोटी जो है पूर्ण संख्या या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या भी आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, पूर्ण संख्या की परिभाषा होती है, जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर लिया जाता है तो वह संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं।
जब प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर लिया जाता है तो वह संख्या क्या हो जाती है, वह संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। और देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या फिर क्या हो जाएगी, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगी जीरो, क्योंकि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो जीरो से लेकर के अनंत तक होती हैं और प्राकृतिक संख्याएं एक से लेकर के अनंत तक होती हैं। तो इस प्रकार से सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर आंसर में आ जाएगा जीरो। और देखिए इसको जो है डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याओं को जो है होल नंबर इंग्लिश में कहते हैं, तो इसीलिए जो है पूर्ण संख्याओं को डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर एक चीज और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि देखिए पूर्ण संख्या और पूर्णांक में अंतर आप लोग जरूर क्लियर कर लीजिए, क्योंकि काफी स्टूडेंट अभी भी इसमें कंफ्यूज हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या और पूर्णांक में दोनों में अंतर है। देखिए जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो जीरो से लेकर के अनंत तक होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं एक से लेकर के अनंत तक होती हैं, लेकिन जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक संख्याएं जीरो से लेकर के अनंत तक तो होती ही हैं, और सभी माइनस वाली संख्याएं भी क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। यानी कि हम कुल मिलाकर के पूर्णांक की परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। अगर पूर्णांक की परिभाषा लिखने के लिए आए तो हम क्या लिखेंगे, सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। यानी कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जब माइनस में भी अनंत तक जो है पूर्णांक संख्याएं होती हैं तो हम सबसे छोटी जो है पूर्णांक संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं, और सबसे बड़ी भी पूर्णांक संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं। लेकिन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होती है, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या कोई नहीं होती है, इसको भी हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी में फिर ये अनंत तक संख्या जाती है, इसलिए हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 5:5 फिर समानुपात x/45 में x का मान होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए समानुपात में संख्याएं हैं, तो यहाँ पर देखिए समानुपात के लिए क्या होता है, तो देखिए समानुपात की कंडीशन होती है कि जो मध्य पद होते हैं, मध्य पदों का जो गुणनफल होता है वो बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो वही कंडीशन यहाँ पर हम लगा देंगे। देखिए मध्य पद ये है और बाह्य पद ये है, तो यहाँ पर देखिए 5 इंटू एक्स कर लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, बाह्य पद हो जाएंगे 5 इंटू 45। इस तरीके से इनको जो है लिख लेंगे, क्योंकि ये समानुपात में है। तो समानुपात की कंडीशन क्या होती है, मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5x बराबर, यहाँ पर देखिए 5 गुणे 45 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर x को एक तरफ रखेंगे और इस 5 को भी उधर पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पर 5 गुणे 45 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 5 गुणे में था तो यहाँ पर बटे में हो जाएगा। अब 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। यानी कि हमको सिर्फ x की वैल्यू ज्ञात करनी थी, तो x की वैल्यू इस प्रकार से आ जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी हैं, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से सारे क्वेश्चन आप लोग देखते रहिए। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 3x² प्लस 5x माइनस 2 व्यंजक कैसा समीकरण है। 3x² प्लस 5x माइनस 2 व्यंजक कैसा समीकरण है। तो देखिए कैसा समीकरण है का मतलब समीकरण देखिए रेखीय समीकरण भी होती है, द्विघात समीकरण भी होती है, त्रिघात समीकरण भी होती है। तो इस प्रकार से हमको बताना है कि ये जो व्यंजक दिया हुआ है ये कैसा समीकरण है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा देखिए द्विघात समीकरण, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है सबसे बड़ी पावर ली जाती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी पावर क्या है, देखिए स्क्वायर है, यानी कि पावर में 2 है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, द्विघात समीकरण। क्या हो जाएगी, ये द्विघात समीकरण हो जाएगी। उसके बाद फिर देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। समीकरण 2.8 इंटू एक्स बराबर 5। देखिए यहाँ पर 2.8 इंटू एक्स बराबर 5.4 प्लस एक्स का हल है। यानी कि यहाँ पर हमको क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर देखिए
सबसे पहले हम इनको जो है नीचे उतार लेंगे, तो यहाँ पर 2.8 x बराबर 5.4 प्लस x हो जाएगा। अब यहाँ पर x वाले पद एक तरफ कर लेंगे, तो यहाँ पर 2.8x माइनस x बराबर 5.4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2.8 और यहाँ से जो है माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि x कॉमन में चला जाएगा, बराबर हो जाएगा 5.4। और फिर यहाँ से देखिए x को इधर रखेंगे और जो है इसको इधर भेज देंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इसको घटा लेंगे, तो यहाँ पर 2.8 में से एक घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 1.8 हो जाएगा। और यहाँ पर x के साथ में वो गुणा करेगा तो इधर जाएगा तो भाग करेगा। एक स्टेप देखिए यहाँ पर कम कर दिए हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2.8 में से एक घटाएंगे, तो घटाएंगे तो यहाँ पर 1.8 आएगा और 1.8 आएगा तो उसको इधर पक्षांतर करेंगे, तो देखिए x के साथ में वो गुणा करेगा तो इधर जाएगा तो भाग करेगा, तो यहाँ पर 5.4 हो जाएगा और अपान में 1.8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक एक अंक के बाद दशमलव है, इसलिए ऊपर नीचे दशमलव को कैंसिल किया जा सकता है। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, 54/18 हो जाएगा। और 18 से इसको देखिए सरल कर लेंगे तो 18 3 54 होता है। तो यहाँ पर देखिए x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर यहाँ से देखिए 3 आ जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको x की वैल्यू ही ज्ञात करनी थी। क्योंकि समीकरण को हल करना था, तो हल करने का मतलब क्या है, x की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए 5 क्वेश्चन जो है बहुविकल्पीय के आते हैं, तो पांचों क्वेश्चन बहुविकल्पीय वाले सॉल्व हो चुके हैं। अब यहाँ पर अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन शुरू हुए हैं। तो देखिए छठवां क्वेश्चन है अतिलघुत्तरीय का, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो देखिए समीकरण -4x + 3 बराबर -6x - 18 को हल कीजिए। देखिए समीकरण है, इस समीकरण को हल करना है तो सबसे पहले इस समीकरण को उतार लेंगे। 4x + 3 बराबर -6x - 18। अब देखिए क्या करेंगे, x वाले पद एक तरफ कर लेंगे और जो अचर पद है उनको एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए माइनस का 4x है, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 6 है। देखिए माइनस का है तो इधर जाएगा तो प्लस का 6x हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस का 18 है और यहाँ पर माइनस का 3 है। फिर यहाँ पर देखिए 6x में से 4x घट जाएगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और यहाँ पर 18 और जो है 3 दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस हमेशा जुड़कर माइनस होते हैं, यानी कि ये संख्याएं जुड़ जाएंगी और चिन्ह माइनस का लगेगा। तो यहाँ पर माइनस का 21 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि इस 2 को भी उधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर माइनस का 21/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 देखिए गुणा कर रहा था तो उधर जाएगा तो भाग करेगा। तो इस प्रकार से x की वैल्यू माइनस का 21/2 हो जाएगी। देखिए इस समय थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम हो सकता है, लग रही हो, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और जो है थोड़ा जुकाम ज़्यादा है तो इसलिए थोड़ा जो है बोलने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन आप लोगों के एग्ज़ाम जो है बिल्कुल नज़दीक है, यानी कि आज से समझ लीजिए कि 4 दिन ही बचे हुए हैं। तो इसीलिए जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग जो है अच्छे से तैयारी करके जो है परीक्षा हाल में बैठें, जिससे आप लोग अच्छे नंबर पा सकें। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई आयत की दी हुई है और हमको आयत का परिमाप ज्ञात करना है, यानी कि अगर हमको आयत के परिमाप का फार्मूला पता होगा तो हम बहुत ही आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए आयत के परिमाप का फार्मूला क्या होता है उसको लिख लेते हैं। आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर, तो देखिए आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई होता है और आगे 2 गुणे में होता है। तो यहाँ पर 2 गुणे, यहाँ पर देखिए लंबाई कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है तो 10 लिख लेंगे, प्लस चौड़ाई कितनी दी हुई, 6 दी हुई है तो 6 लिख लेंगे। तो यहाँ पर 2 इंटू यहाँ पर 10 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर 16 दूना 32 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आयत का जो है परिमाप निकल आएगा। यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसलिए 32 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा।
तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी लग जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 रुपये कम है, एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखिए दिया हुआ है कि 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 रुपये कम है। तो यानी कि यहां पर हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना 7 पुस्तकों का मूल्य बराबर, माना 7 पुस्तकों का मूल्य बराबर, माना 7 पुस्तकों का मूल्य बराबर x रुपया है। यहाँ पर मान लेंगे कि माना 7 पुस्तकों का मूल्य बराबर x रुपया है, तो 5 पुस्तकों का मूल्य क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे 5 पुस्तकों का मूल्य बराबर, देखिए 7 पुस्तकों का मूल्य x रुपया माने हैं और यहाँ पर कहा गया है कि 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 रुपये कम है। तो यहाँ पर देखिए 5 पुस्तकों का मूल्य जो होगा वो 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 रुपये कम है। तो यहाँ पर x माइनस 72 इसको लिख सकते हैं, यानी कि x माइनस 72 रुपया हो जाएगा 5 पुस्तकों का मूल्य। अब यहाँ पर लिखेंगे देखिए कि 2 पुस्तकों का मूल्य बराबर, क्योंकि यहाँ पर देखिए 7 पुस्तकों का मूल्य दिया हुआ है और 5 पुस्तकों का मूल्य दिया हुआ है। तो अगर हम 7 में से 5 को घटा दें तो कितनी पुस्तकें बचेंगी, 2 पुस्तकें बचेंगी। तो यहाँ पर हम इन दोनों की सहायता से हम 2 पुस्तकों का मूल्य निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जो है इसलिए 2 पुस्तकों का मूल्य बराबर, 2 पुस्तकों का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 पुस्तकों का मूल्य x दिया हुआ है और 5 पुस्तकों का मूल्य कितना दिया हुआ है, x माइनस 72 दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसमें से x में से जो है इसको घटा लेंगे तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा x, और देखिए इस माइनस का इसमें गुणा होगा तो माइनस का x हो जाएगा और इसमें गुणा होगा तो प्लस का 72 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 72 आ जाएगा, यानी कि 2 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब देखिए हमको निकालना क्या है, एक पुस्तक का मूल्य निकालना है। तो यहाँ पर जब 2 पुस्तकों का मूल्य निकल आया है तो यहाँ पर जो है एक पुस्तक का मूल्य क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 पुस्तकों का मूल्य बराबर कितना है, 72 है, इसलिए एक पुस्तक का मूल्य क्या हो जाएगा, एक पुस्तक का मूल्य बराबर। तो देखिए एक पुस्तक का मूल्य क्या हो जाएगा, 72/2 हो जाएगा, यानी कि 2 का जितना मूल्य है उसको अगर हम 2 से भाग कर दे तो एक पुस्तक का मूल्य निकल आएगा। तो यहाँ पर 72 को 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 तिहाई 6 और 2 छक्का 12, यानी कि जो है 36 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि एक पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा, 36 रुपया हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इससे पहले मैं एक वीडियो में इस क्वेश्चन को बता चुका हूं, तो वहां पर थोड़ा बताने का तरीका दूसरा है। आप लोग चाहें तो उस टाइप से भी कर सकते हैं। अगर ये टाइप आप लोगों को समझ में ना आए तो वहां पर उस टाइप से भी कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को हिंट दिए दे रहे हैं कि कैसे वहां पर किए हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 रुपये कम है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना एक पुस्तक का मूल्य बराबर, माना एक पुस्तक का मूल्य बराबर कितना है, मान लेंगे x। तो यहाँ पर देखिए माना एक पुस्तक का मूल्य x है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार थोड़ा शॉर्टकट में इधर लिख रहे हैं क्योंकि मेन सवाल यही है। इधर आप लोगों को दूसरा टाइप सिर्फ बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए माना एक पुस्तक का मूल्य x रुपया जैसे मान सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, देखिए 5 पुस्तकों का मूल्य क्या हो जाएगा, जब एक पुस्तक का मूल्य x है तो 5 का कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और 7 का कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिए प्रश्न में क्या कहा क्या गया है कि 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 रुपये कम है, यानी कि जो 5 पुस्तकों का मूल्य है वो 72 रुपये कम है। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी कम है तो इसमें हम जो है 72 रुपया जोड़ देंगे। जब इसमें 72 रुपया जोड़ देंगे तभी 7 पुस्तकों के मूल्य के बराबर ये मूल्य हो जाएगा।
यानी कि अब इनको जो है हम बराबर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 5 पुस्तकों का मूल्य था, ये 7 पुस्तकों का मूल्य है। अब जब 5 वाले में 72 जोड़ देंगे तो ये 7 के बराबर हो जाएगा, तो इस रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 7x को इधर ही रखेंगे और इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 5x हो जाएगा, और बराबर में 72 है तो बराबर में 72 रहेगा। अब यहाँ से देखिए 7 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और x है तो x भी रहेगा, यानी कि 7x में से 5x जाएगा तो 2x बचेगा यहाँ पर, और बराबर में 72 है तो 72 रहेगा। अब x बराबर यहाँ पर देखिए 2 गुणा कर रहा है तो इधर जाएगा तो भाग करेगा तो यहाँ पर 72/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 2 छक्का 12, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और देखिए हमने एक पुस्तक का मूल्य ₹1 माना था, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई है, 36 आ गई है, यानी कि एक पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा, ₹36 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को जो आसान लगे, यानी कि अगर इस टाइप से आपको आसान लग रहा है तो इस टाइप से लगाइए, और इस टाइप से आसान लग रहा है तो इस टाइप से लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी की चाल x² + 3x + 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह x + 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम रेलगाड़ी की चाल लिख लेंगे। रेलगाड़ी की चाल बराबर, रेलगाड़ी की चाल देखिए दिया हुआ है x² + 3x + 2 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। फिर देखिए यहाँ पर जो है क्या दिया हुआ है, तो वह इतने घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, यानी कि यहाँ पर समय भी दिया हुआ है। तो समय क्या दिया हुआ है, x + 2 घंटा, x + 2 घंटा दिया हुआ है, और हमको निकालना क्या है, हमको दूरी निकालनी है। तो दूरी यहाँ पर हमको निकालनी है, तो यहाँ पर देखिए चाल बराबर फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए हमको निकालना क्या है, दूरी निकालना है। तो यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर दूरी बराबर क्या आ जाएगा, दूरी बराबर आ जाएगा चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। तो देखिए यहाँ पर दूरी बराबर चाल गुणे समय आ जाएगा, और चाल देखिए यहाँ पर कितनी दी हुई है, चाल दी हुई है x² + 3x + 2, और समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है x + 2। इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इनका गुणा कर लेंगे, यहाँ पर x² का x से करेंगे तो x³ हो जाएगा। फिर यहाँ पर x² का 2 से करेंगे तो प्लस का 2x² हो जाएगा। फिर 3x का x से करेंगे तो 3x² हो जाएगा। फिर 3x का 2 से करेंगे तो 3 दूना 6x हो जाएगा। फिर 2 का x से करेंगे तो 2x हो जाएगा। फिर 2 का 2 से करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x वाला पद सिर्फ x³ वाला पद सिर्फ 1 है, तो यहाँ पर इसी को उतार लेंगे, x³ हो जाएगा। तो देखिए x² वाले पद कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर दोनों पदों को जोड़ लेंगे। यहाँ पर देखिए 2x² है प्लस 3x² है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, तो 5x² हो जाएगा। उसके बाद फिर देखेंगे x वाले भी 2 पद हैं, तो यहाँ पर इनको जोड़ लेंगे तो 6 2 8x हो जाएगा, और फिर प्लस का 4 है तो प्लस का 4 लिख लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, x³ + 5x² + 8x + 4, और यही हमारा क्या आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दूरी निकालना था, तो दूरी हमारी यही आ जाएगी, x³ + 5x² + 8x + 4। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सर्व समीकरण का प्रयोग करके देखिए 51² का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आप लोग इसको इस टाइप से भी जो है क्वेश्चन को परीक्षा में कर सकते हैं, 51 गुणे 51 करके, लेकिन वो क्या होगा, वो गलत माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि सर्व समीकरण का प्रयोग करके हमको 51 का स्क्वायर ज्ञात करना है। अगर आप यहाँ पर जो है 51 गुणे 51 कर देंगे तो आपका आंसर तो मिल जाएगा, यानी कि आपका आंसर सही आएगा।
लेकिन जो क्वेश्चन में कहा गया है उसके हिसाब से आप गलत कर देंगे, इसलिए आपको यहाँ पर नंबर नहीं मिलेंगे। आपको क्या करना है कि 51 के स्क्वायर का मान सर्व समीकरण का प्रयोग करके जो है ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 51 का स्क्वायर दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं 50 प्लस 1 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर 50 प्लस 1 का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, तब भी ये 51 का स्क्वायर ही कहा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यही फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे। तो देखिए ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 50 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 50 का स्क्वायर लिख लेंगे और फिर प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर और फिर प्लस का 2ab का मतलब 50 और गुणे 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आगे 2 हो जाएगा, फिर a का मतलब क्या हो जाएगा 50 और b का मतलब क्या हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से यहाँ पर 50 का स्क्वायर कर लेंगे, तो यहाँ पर 50 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और फिर देखिए यहाँ पर 2 जीरो हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 50 गुणे 50 करेंगे तो 5 5 का गुणा 50 25 हो जाएगा और आगे 2 जीरो लग जाएंगे। फिर 1 का स्क्वायर 1 होगा और प्लस यहाँ पर 50 का गुणा 2 से होगा तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 1 से गुणा होगा तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो है आप क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर 2500 है और यहाँ पर 100 और जुड़ जाएगा तो 2600 हो जाएगा, और प्लस का 1 है तो यहाँ पर 2601 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन भी आसानी से कर सकते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 26 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट हम फार्मूला लगा देंगे कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ही हमको निकालना है, तो यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर। तो देखिए फार्मूला होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। तो देखिए यहाँ पर जो है विकर्ण कितने दिए हुए हैं, यहाँ पर देखिए विकर्ण 26 व 12 दिए हुए हैं, तो यहाँ पर 26 गुणे 12 कर लेंगे और फिर यहाँ पर देखिए इनको सरल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 से इसको काटेंगे तो 13 दूना 26 होता है, यहाँ पर 13 आ जाएगा और फिर 13 को जो है 12 से गुणा कर लेंगे तो 12 3 36, 36 का 6 हो जाएगा और फिर 12 एकम 12 और 12 3 15 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है 156 जो है वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 156 वर्ग सेंटीमीटर, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन भी आसानी से किए जा सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 264 घन सेंटीमीटर है। यदि टुकड़ा 8 सेंटीमीटर लंबा 6 सेंटीमीटर चौड़ा तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर घनाकार दिया हुआ है, देखिए लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, इसलिए घनाकार तो इसको नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे घनाभाकार, क्योंकि घन और घनाभ में अंतर होता है। देखिए यहाँ पर ये घन के रूप में होगा। एक टुकड़ा मान लीजिए इस टाइप में कोई टुकड़ा है और उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है सारी लंबाई चौड़ाई दी हुई है और ऊंचाई हमको निकालना है। मान लीजिए ये एक जो है घन है, जो लोग बनाना ना जानते हो घन को तो बनाना सीख लें। मान लीजिए ये क्या है घनाभ है। अगर देखिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो तो उसको घन बोलेंगे, और लंबाई चौड़ाई अगर अलग अलग है तो हम क्या बोलेंगे उसको घनाभ बोलेंगे। तो मान के चलेंगे कि ये एक घनाभ है और इस टुकड़े की जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है, यानी कि जो ये दूरी है ये कितनी है 8 सेंटीमीटर है, और फिर जो है
6 सेंटीमीटर चौड़ा है, और ये जो चौड़ाई है, चौड़ाई ये वाली दूरी, ये चौड़ाई जो है ये कितनी है, चौड़ाई दी हुई है 6 सेंटीमीटर, और हमको ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि हमको ये दूरी जो ये ऊंचाई है ये हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम सीधे से क्या करेंगे, सीधे से घनाभ के आयतन का फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए घनाभ का आयतन का फार्मूला क्या होता है, घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन बराबर, देखिए फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए लंबाई कितनी दी हुई है, 8 दी हुई है, तो यहाँ पर 8 लिख लेंगे। चौड़ाई दी हुई है 6, तो यहाँ पर 6 लिख लेंगे। और ऊंचाई नहीं दी हुई, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। और साथ में आयतन दिया हुआ है, तो आयतन की जगह पर हम 264 लिख लेंगे। और फिर यहाँ पर ऊंचाई को एक तरफ रखेंगे और इन संख्याओं को दूसरी तरफ पक्षांतर कर लेंगे। तो यहाँ पर 264/8 गुणे 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुणे में संख्याएं थी तो इधर जाएंगी तो बटे में हो जाएंगी। तो यहाँ पर 264/8 गुणे 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इनको सरल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सरल करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले 8 से इसको काटेंगे तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर बचा कितना, 2 बचा, तो 8 त्रिक 24 फिर हो जाएगा, यानी कि ऊपर 33 आ जाएगा। अब इनको 3 से काट लेंगे, तो देखिए 3 दूना 6, और यहाँ पर 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी कि कितना आ जाएगा, 11/2 आ जाएगा यहाँ पर। यानी कि ऊंचाई हमारी कितनी आ जाएगी, 11/2। तो देखिए सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो चाहे तो हम यहाँ पर 11/2 सेंटीमीटर भी उत्तर लिख सकते हैं, और चाहे तो इसको पॉइंट में निकाल लें। तो देखिए 11 का आधा कितना हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5.5 सेंटीमीटर जो है लिख देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि आप अगर पॉइंट के रूप में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर इसको थोड़ा सा भाग करके हल कर लेंगे, तो यहाँ पर 5.5 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, 156, 221, 364 का महत्तम समापर्त ज्ञात कीजिए। 156, 221, 364 का महत्तम समापर्त ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हम आप लोगों को भाग विधि से बताते हैं कि कैसे हम इनका मासा ज्ञात करेंगे। और आप चाहें तो इसको गुणनखंड विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं, और चाहें तो भाग विधि से ज्ञात कर सकते हैं। दोनों का आंसर एक ही आएगा। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा कि देखिए भाग विधि से और गुणनखंड विधि से कभी भी मासा और लासा अलग नहीं आता है, दोनों का आंसर एक ही आएगा, चाहे आप भाग विधि से करें और चाहे गुणनखंड विधि से करें। अगर आपका आंसर अलग अलग आ रहा तो निश्चित रूप से आप कहीं पर क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। दोनों का आंसर हमेशा एक ही आता है, चाहे आप गुणनखंड विधि से करें और चाहे भाग विधि से करें। तो यहाँ पर देखिए 3 संख्याएं दी हुई हैं, इनका मासा हमको ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर भाग विधि से आप लोगों को बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है, 156 है। तो 156 से जो उससे बड़ी संख्या है उसको भाग करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर 156 से 221 को सबसे पहले भाग देंगे। तो यहाँ पर देखिए कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पर देखिए सिर्फ ये एक बार जाएगा, तो यहाँ पर एक बार ले जाएंगे। 156 एकम 156 हो जाएगा। अब यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 11 हो जाएगा, 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा। यहाँ पर बचा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 11, 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा। और फिर इस प्रकार से यहाँ पर 65 आ जाएगा। अब जो है 65 से हम क्या करेंगे, फिर जो है 156 को भाग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 156 भागे जो है 65 भागे 156 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 65 से इसको भाग करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 2 बार। तो यहाँ पर 2 बार ले जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 पंचे 10, 10 का 0 हो जाएगा, और 2 छक्का 12, 1 13 हो जाएगी, यानी कि 130 हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी कि यहाँ पर 26 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 26 से पुनः जो है 65 को भाग करेंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 65 हो जाएगा। और इसको भाग करेंगे तो देखेंगे कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 26 दूना 52 होता है, तो यानी कि 2 बार ये चला जाएगा। तो यहाँ पर 26 दूना 52 हो जाएगा। अब 65 में से 52 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 1 यानी कि 13 बच जाएगा। अब 13 से फिर 26 को भाग देंगे,
तो यहाँ पर 2 बार जाएगा, 13 दूना 26 हो जाएगा। तो इस प्रकार से पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है देखा जाए तो 156 और 221 का मासा हमारा आ चुका है कितना, 13। लेकिन अभी 364 का हमको पता नहीं है कि 13 आएगा कि नहीं आएगा। तो अब इस 13 से हम इसको भी भाग करेंगे। तो यहाँ पर हम साइड में आप लोगों को भाग करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 13 से भाग करेंगे 364 को। तो सबसे पहले देखिए कितनी बार जाएगा, 13 दूना 26 2 बार जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ऊपर से 4 उतारेंगे, फिर देखिए कितनी बार जाएगा, 13 अट्ठे 104 होता है। तो यहाँ पर 8 बार जाएगा। तो इस प्रकार से पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ पर 156, 221 और 364 सभी का मासा हमारा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, क्योंकि 13 से सभी संख्याएं कट रही हैं। तो यहाँ पर नीचे हम मासा बराबर क्या लिखेंगे, मासा बराबर 13, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि मासा ही हमको ज्ञात करना था। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन लग जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल कीजिए। तो देखिए यहाँ पर -12 लिखा हुआ छोटे ब्रैकेट में, प्लस फिर छोटे ब्रैकेट में माइनस का 6 है, और फिर भागे 2 है, और फिर माइनस बड़े ब्रैकेट में है जो है, फिर छोटे ब्रैकेट के अंदर -5 है, फिर गुणे यहाँ पर -4 है छोटे ब्रैकेट के अंदर, फिर माइनस मंझला ब्रैकेट 2 माइनस छोटे ब्रैकेट के अंदर 3 -5, और फिर छोटा ब्रैकेट बंद है, और फिर मंझला ब्रैकेट बंद है, और फिर बड़ा ब्रैकेट बंद है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो देखिए इसको बॉडमास रूल के हिसाब से करेंगे। और बॉडमास रूल में हम क्या करते हैं कि बॉडमास रूल में सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को हल करते हैं। तो यहाँ पर हम छोटे ब्रैकेट को हल करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये छोटा ब्रैकेट हटा देंगे, तो यहाँ पर माइनस का 12 हो जाएगा, और यहाँ पर इसको भी हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर भागे कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, फिर यहाँ माइनस है, और फिर बड़ा ब्रैकेट है तो बड़ा ब्रैकेट अभी लगा रहने देंगे। और फिर यहाँ पर देखिए -5 है, तो यहाँ पर -5 लिखेंगे, और छोटा ब्रैकेट हटा देंगे। फिर यहाँ पर गुणा है, फिर छोटा ब्रैकेट यहाँ पर हटा देंगे, -4 हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ पर है, और फिर मंझला ब्रैकेट अभी लगा रहने देंगे, फिर यहाँ पर 2, और फिर माइनस यहाँ पर छोटा ब्रैकेट हटा देंगे। तो 3 में से 5 जाएगा। तो देखिए 3 छोटी संख्या है, तो 5 में से 3 को घटा लेंगे। तो यहाँ पर माइनस का क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। यानी कि यहाँ से देखिए 2 आगे लिखा हुआ, फिर बीच में माइनस है तो माइनस लिख लिए। उसके बाद फिर 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, और ये माइनस जो है इस माइनस की वजह से प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का 2 लिख लेंगे, और फिर मंझला ब्रैकेट लगा लेंगे, और फिर बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे। अब देखिए अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में अब जो है मंझला ब्रैकेट हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए -12 हो जाएगा, और माइनस का 6 भागे 2 हो जाएगा, माइनस फिर बड़ा ब्रैकेट लगा रहने देंगे, 5 गुणे -4, और फिर माइनस यहाँ पर देखिए 2 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे, और फिर मंझला ब्रैकेट हटा देंगे। और फिर यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, अब ये जो बड़ा ब्रैकेट है इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर 12 माइनस 6 भागे 2, अब यहाँ पर देखिए इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम गुणे को हल करेंगे, और उसके बाद फिर माइनस को हल करेंगे। तो यहाँ पर बीच में माइनस है अभी यहाँ, तो माइनस लगा देंगे। और फिर देखिए यहाँ पर 5 और 4 का गुणा कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, और माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है इसलिए प्लस का 20 हो जाएगा, और फिर माइनस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस का 12 माइनस का 6 भागे 2, और माइनस यहाँ पर देखिए 20 में से 4 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 16, और 16 माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस वाली माइनस यहाँ पर चिन्ह बाहर है ब्रैकेट के, इसलिए इसकी वजह से माइनस का 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर सबसे पहले हम भाग को हल करेंगे। तो यहाँ पर माइनस का 12 है, और फिर यहाँ पर 6 को 2 से भाग करेंगे तो 2 तिहाई 6, यानी कि माइनस का 3 बचेगा, फिर माइनस का 16 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए सभी संख्याएं माइनस में है, तो इन सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 12 3 15 हो जाएगा, और 15 में 16 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा, और सभी संख्या माइनस में है इसलिए माइनस का चिन्ह लगेगा, माइनस का 31 ही यहाँ पर आंसर हमारा आ जाएगा। तो इस प्रकार से बॉडमास रूल से बहुत ही आसानी से बॉडमास रूल वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि यदि 5 15 x और
105 समानुपाती है तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या है क्वेश्चन देखिए, यदि 5, 15, x और 105 समानुपाती है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए समानुपात वाली कंडीशन अभी आप लोगों को बता चुके हैं, इससे पहले भी इस टाइप का एक क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए उसमें क्या करते हैं, जो मध्य अनुपात, जो मध्य वाले पद हैं उनका गुणनफल और वाह्य वाले पदों का गुणनफल दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मध्य वाले पद क्या है, तो यहाँ पर देखिए मध्य वाले पद है 15 और x, इनका गुणा करेंगे, बराबर क्या कर देंगे 5 गुणे 105। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि यदि ये जो है समानुपाती है तब x का मान हमको ज्ञात करना है। तो समानुपात का जो है, समानुपात की कंडीशन क्या होती है कि मध्य पदों का अनुपात जो है मध्य पदों का गुणनफल वाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो वही यहाँ पर कंडीशन लिख ली गई है। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, जो है इनका गुणा करेंगे तो ये 15x हो जाएगा, और फिर जो है इस 15 को क्या करेंगे इधर 75 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए x के साथ में गुणा कर रहा है, उधर जाएगा भाग करेगा और x की वैल्यू हमको निकालनी है, इसलिए हम क्या करेंगे 15 को भी उधर भेजेंगे। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा 5 गुणे 105 बटे 15। तो यहाँ पर देखिए 5 से सबसे पहले काटेंगे 15 को, तो 5 3 15 हो जाएगा, फिर 3 से 105 को काटेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा और तीनों पची 15 हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 35 आ जाएगा, और यही जो है x का मान हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का भी आंसर आ जाएगा और इस टाइप से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए। देखिए जो क्वेश्चन पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड करने के लिए कहे जाते हैं उनको आपको पूर्ण वर्ग बना करके ही गुणनखंड करना रहता है। यहाँ पर देखिए अगर इस क्वेश्चन को चाहें तो हम ऐसे भी गुणनखंड कर सकते हैं, यानी कि 15 के गुणनखंड करेंगे तो इसके गुणनखंड क्या आएंगे, तीनों पची 15 और 3 और 5 को जोड़ करके जो है यहाँ पर देखिए 8 आ जाएगा, यानी कि हम इसको ऐसे भी गुणनखंड कर सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर जो है पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड करने के लिए कहा गया है, तो इसलिए हमको पूर्ण वर्ग बना करके ही गुणनखंड करना है। तो देखिए पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए एक फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। तो देखिए वो फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर देखिए जो है यहाँ पर जो बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर का मतलब यहाँ पर 4 का स्क्वायर होना चाहिए था, तो यहाँ पर 4 चौक 16 होना चाहिए था। तो यहाँ पर हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि अगर इसमें एक को अगर ऐड कर दिया जाए तो पूर्ण वर्ग बन सकता है। तो यहाँ पर हम चाहें तो इसमें एक जोड़ करके और एक घटा करके इसको पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। और देखिए इसमें ये भी लिखा जा सकता है कि x के गुणांक का आधे का वर्ग करके जोड़ने तथा घटाने पर, तो ये भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए हम जो है क्या करेंगे, यहाँ पर x के गुणांक, x का गुणांक देखिए कितना है 8 है, तो x के गुणांक 8 के आधे, आधे का मतलब क्या हो जाएगा 4, 4 का वर्ग कितना होगा 16 होगा। तो 16 जो है इसका क्या होना चाहिए, तृतीय पद होना चाहिए। ये हमको जो है देख करके ही पता चल जाना चाहिए, तृतीय पद होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें हम एक जोड़ देंगे और एक को घटा देंगे। तो यहाँ पर हम देखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए आता है एक जोड़ने पर व्यंजक, एक जोड़ने पर व्यंजक पूर्ण वर्ग बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, देखिए एक हम केवल अगर जोड़ देंगे तो इस व्यंजक पर क्या होगा, यानी कि इस व्यंजक का मान बदल जाएगा। तो हमको मान इसका चेंज नहीं करना, यानी कि जो है रखना वही है हमको। लेकिन अब हम जो है यहाँ पर अगर एक जोड़ दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम व्यंजक का मान परिवर्तित ना हो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक जोड़ेंगे और एक घटाएंगे भी। तो यहाँ पर प्लस का 1 कर देंगे और माइनस का 1 कर देंगे। तो इस प्रकार से जो है इसका मान चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए इसको इस रूप में ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो है
क्या हो जाएगा, अब इसका मान जो है पूर्ण वर्ग के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस का 16, और जो है ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और जो है ये हो जाएगा माइनस का 1। अब इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर की जगह पर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर चार जो है 4 चौक 16, यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर बन रहा है तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ए माइनस बी का होल स्क्वायर का ये फार्मूला बन जाएगा। और यहाँ पर देखिए 1 को भी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए एक फार्मूला और हमारा बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या फार्मूला बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा एक्स माइनस 4 प्लस का 1, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स माइनस 4 माइनस का 1। तो देखिए इनको जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, एक्स देखिए 4 में से 1 घट जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 4 में से जो है सारी 4 में 1 जुड़ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस जुड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, x माइनस 3 और x माइनस 5, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जो x का गुणांक होता है उसके आधे का वर्ग करके जो है उसको जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, ये नियम होता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा दूसरी टाइप से किए हैं, यानी कि हमको अनुमान लग रहा है कि अगर इसमें एक जोड़ दें और एक घटा दें तब जो है ये पूर्ण वर्ग में हो जाएगा। और अगर हम इस तरीके से करते हैं कि x के गुणांक जो है x के गुणांक 8 का आधे का वर्ग करके जोड़ने, यानी कि आधे का वर्ग क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 हो जाएगा। 16 इसमें जोड़ देते और 16 घटा देते तब भी ये जो है इतना ही आंसर इसका आता। तो उस टाइप से भी इसको किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्व चित्र में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप है, त्रिभुज PQR की शेष भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए समरूप त्रिभुज दिया हुआ है जो कि आप लोगों को चित्र में दिख रहा है। यहाँ पर देखिए ये एक त्रिभुज दिया हुआ है और एक ये त्रिभुज दिया हुआ है, ये दोनों समरूप त्रिभुज है। देखिए कुछ स्टूडेंट अभी तक जो है समरूप त्रिभुज और सर्वांगसम त्रिभुज इन दोनों में अंतर नहीं समझ पाए हैं। तो आप लोग आज इस चीज को सबसे पहले क्लियर कर लीजिए कि समरूप क्या होता है और सर्वांगसम क्या होता है। तो देखिए समरूप का मतलब होता है कि जो त्रिभुज या कोई भी आकृति हो उसी के रूप जैसी हो। देखिए जो त्रिभुज हो या कोई और आकृति हो उसी के जैसे हो, जैसे कि यहाँ पर हम ले लें एक गोला ये है और एक गोला ये है, गोला कह लीजिए या वृत्त कह लीजिए, तो ये क्या है, ये समरूप है, यानी कि ये एक जैसे है, एक रूप वाले हैं। देखिए यहाँ पर रूप दिया हुआ, तो आप ये ध्यान रखिए कि समरूप मतलब समान रूप वाले, जो देखने में एक जैसे हो वो क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। यहाँ पर छोटे बड़े से हमारा मतलब नहीं है, लेकिन जो सर्वांगसम होता है तो सर्वांगसम में होता है कि वो जो त्रिभुज हो या कोई और आकृति हो उस आकृति के ऊपर अगर रखा जाए तो जो नीचे वाली आकृति है वो हमको दिखनी नहीं चाहिए। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि उसकी माप जो है दूसरी आकृति के माप के बराबर होनी चाहिए। यानी कि अगर जो है सर्वांगसम वृत्त की बात की जाए तो जैसे ये वृत्त है तो दूसरा वृत्त सर्वांगसम तभी हो सकता है जब इसी के ऊपर इस तरीके से पूरा सेट बैठ जाए, और त्रिभुज सर्वांगसम तभी हो सकते हैं जब जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है तो यहाँ पर इस त्रिभुज के ऊपर ऐसे दूसरा त्रिभुज रखे तो पूरा पूरा इसको कवर कर ले, यानी कि जो है नीचे वाला त्रिभुज दिखाई ना दे। तो इस प्रकार से देखिए सर्वांगसम की जो 3 या 4 कंडीशन होती हैं। देखिए जैसे सारी भुजाएं बराबर हों, जो त्रिभुज दिए हो दो सारी भुजाएं बराबर हों तो त्रिभुज सर्वांगसम हो सकता है। दो कोण बराबर हो, एक भुजा बराबर हो तब भी त्रिभुज सर्वांगसम हो सकते हैं। और जब दो भुजाएं बराबर हो और एक कोण बराबर हो तब भी जो है त्रिभुज सर्वांगसम हो सकते हैं। तो ये कंडीशन होती है सर्वांगसम की। और जो है समरूप होते हैं तो समरूप की कंडीशन क्या होती है कि जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनकी संगत भुजाएं जो है क्या होती हैं, समानुपाती होती है। ये हमको विशेष रूप से
ध्यान रखना है। और बाकी जो है वो एक रूप जैसे होने चाहिए, जरूरी नहीं कि वो बराबर के हों। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ए बी भुजा है, ये ए बी जो है बी सी के अनुपात में होगी। तो यहाँ पर देखिए इस रूप में हम लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर ए बी बटे, देखिए ए बी बटे लिखेंगे बी सी, क्योंकि ये दोनों भुजाएं दी हुई हैं। तो ए बी बटे बी सी। अब इसके जो है इसके संगत भुजाएं कौन सी हैं दूसरे त्रिभुज में देखेंगे। तो देखिए ए बी बटे बी सी यहाँ पर लिखें, तो देखिए इसके संगत भुजाएं क्या है, पी क्यू, पी क्यू अपान क्यू आर यहाँ पर लिखेंगे, पी क्यू अपान क्यू आर। तो देखिए ये संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं, तो इस प्रकार से समानुपात में इनको लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमको ये भुजा पता है, ये भुजा पता है, ये भी भुजा पता है। तो इस प्रकार से ये नहीं पता है तो हम एक भुजा यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए ए बी कितनी दी हुई है, ए बी दी हुई है 2, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। और जो है बी सी दी हुई है कितनी, 3 दी हुई, तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे। और पी क्यू हमारी नहीं दी हुई है तो इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। और क्यू आर देखिए कितनी दी हुई है, 1.5 दी हुई है, तो 1.5 लिख लेंगे। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा कर लेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 3 पी क्यू हो जाएगा, क्योंकि 3 का इससे गुणा होगा, 3 पी क्यू हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर 15 का 2 से गुणा करेंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा। और एक अंक के बाद दशमलव है, इसलिए यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। और अब यहाँ पर पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, देखिए पी क्यू के साथ में 3 गुणा कर रहा है, उधर जाएगा तो भाग करेगा। यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद 0 है तो इसको हटा देंगे, ऊपर सिर्फ 3 बचेगा और नीचे भी 3 आ जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा, पी क्यू बराबर 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से पी क्यू भुजा हमारी निकल आएगी। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, संगत भुजाओं का अनुपात लेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर लेंगे ए सी अपान बी सी, देखिए ए सी अपान बी सी। और फिर इसी तरीके से इसकी भी भुजाएं लेंगे। देखिए ए सी के संगत भुजा क्या है, पी आर है, तो यहाँ पर पी आर लेंगे। और फिर यहाँ पर क्या लेंगे, क्यू आर, तो यहाँ पर देखिए क्यू आर हो जाएगी। अब यहाँ पर इनकी नाप लिख लेंगे। देखिए ए सी कितनी दी हुई है, 2.8 दी हुई है, और बटे बी सी कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है। पी आर कितनी दी हुई है, नहीं दी हुई है, इसको हमको निकालना है। फिर यहाँ पर क्यू आर देखिए दी हुई है 1.5, तो यहाँ पर 1.5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो है तिर्यक गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 पी आर। फिर यहाँ पर देखिए 15 का 2.8 से गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2.8 इंटू 1.5। और फिर यहाँ पर देखिए पी आर को एक तरफ रखेंगे और इस 3 को भी उधर जो है भेज देंगे। तो यहाँ पर 2.8 इंटू 1.5 हो जाएगा, और बटे में यहाँ पर 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 3 से इसको देखिए सरल कर लेंगे, तो यहाँ पर 3 पची 15 होता है, यानी कि 0.5 आ जाएगा। और फिर 0.5 का देखिए 28 से गुणा करेंगे तो 5 बटे 40 होता है, 40 का 0 हो जाएगा। और फिर 5 दूना 10 और 10 4 14 हो जाएगा, तो यहाँ पर 14 लिख लेंगे। और फिर यहाँ पर देखिए एक अंक ये और एक अंक ये, यानी कि 2 अंकों के बाद दशमलव लगा है, तो यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पर 1.40 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 1 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए 1.4 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस टाइप का क्वेश्चन भी किया जा सकता है। देखिए सर्वांग समता से और समरूपता से दोनों में से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से परीक्षा में आता है। तो जो भी क्वेश्चन समरूप त्रिभुज के और या सर्वांगसम त्रिभुज के जो भी क्वेश्चन बताए गए हैं उनको आप लोग जरूर क्लियर कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन निश्चित रूप से इसमें से आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, टैली चिन्ह लगाकर निम्नांकित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। तो देखिए सांख्यिकी से भी निश्चित रूप से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए समांतर माध्य, माध्यिका, बारंबारता, ये सब निकालना पूछा जा सकता है, या टैली चिन्ह खींचना पूछा जा सकता है। तो इसलिए आप लोग जो है सांख्यिकी भी अच्छे से तैयार कर लेना। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है कि टैली चिन्ह लगाकर निम्नांकित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। तो यहाँ पर देखिए अवर्गीकृत आंकड़े दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे, सबसे पहले इनको हम आरोही क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिख लेंगे आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर
या लिख लीजिए आंकड़ों का आरोही क्रम, आंकड़ों का आरोही क्रम। तो देखिए आरोही क्रम में इनको लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे छोटी संख्या क्या दी हुई है, 12 दी हुई है। तो यहाँ पर 12 लिख लेंगे। 12 देखिए कितनी बार दिया हुआ है, 2 बार दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2 बार 12 को लिख लेंगे। फिर देखिए 13 दिया हुआ है और 13 भी 2 बार दिया हुआ है, तो यहाँ पर 13 को भी 2 बार लिख लेंगे। और फिर देखिए 14 यहाँ पर 1 बार दिया हुआ है, तो 14 को 1 बार लिख लेंगे। और फिर देखिए 15 कितनी बार दिया हुआ है, 1 2 3 4, 15 4 बार दिया हुआ है, तो 15 को 4 बार लिख लेंगे। और उसके बाद फिर देखिए 16 कितनी बार दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए 16 1 2 और 3, 3 बार 16 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 16 को 3 बार लिख लेंगे। और फिर देखिए 16 के आगे फिर संख्याएं नहीं दी हुई हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन्हें संख्याओं को गिन लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 संख्याएं दी हुई हैं। यहाँ पर नीचे भी संख्याएं गिन लेंगे कि कहीं भूल से कोई संख्या छूट तो नहीं गई है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ऊपर भी 12 संख्याएं दी हुई हैं, नीचे भी 12 संख्याएं दी हुई, यानी कि हमने पूरी संख्याएं ऊपर से नीचे लिख दी है। अब यहाँ पर देखिए वर्ग अंतराल में इनको परिवर्तित कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 12 से 16 तक संख्या दी हुई हैं, यानी कि हम जो है 2 वर्ग अंतरालों में इनको बांट सकते हैं, 5-5 का अंतर लेकर के। देखिए पहले वर्ग अंतराल में जो है 10 से 15 तक कर ले और उसके बाद फिर दूसरे में 15 से 20 तक कर ले। तो यहाँ पर देखिए पहला वर्ग अंतराल लिख लेंगे 10 डैश 15 और दूसरा वर्ग अंतराल लिख लेंगे 15 डैश 20। अब यहाँ पर देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन सी संख्या आएंगी वो यहाँ पर लिखेंगे और कितनी बार आएंगी वो भी यहाँ पर लिखते। बारंबारता का मतलब कितनी बार आ रही संख्या, जैसे 12 2 संख्या है तो यहाँ पर 2 बार इसको काउंट करेंगे, 1 बार नहीं काउंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 और 15 के बीच में कितनी संख्या आ रही है, तो देखिए 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर देखिए अगर 15 को इसमें शामिल करेंगे तो देखिए यहाँ तक संख्याओं को गिन लेंगे। अगर 15 को अगले स्टेप में शामिल करना चाहते हैं तो हम यहाँ 14 तक लेंगे और 15 को इसमें शामिल करेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पर अगर इसमें शामिल कर लिया जाता है तो कहते हैं सर इसमें इसको क्यों शामिल कर लिया गया है, और अगर इसमें शामिल कर लिया जाता है तो कहते हैं सर जी इसमें क्यों इसको शामिल नहीं किया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो लिमिट दी हुई है, तो देखिए जो वर्गांतराल ऊपर से नीचे तक दिए रहते हैं उसमें जो है क्या करते हैं कि हमको एक नियम लगाना है, यानी कि यहाँ पर अगर 15 में इसको जो है यहाँ पर 15 जैसे जो है अपर लिमिट है, तो यहाँ पर अपर लिमिट 15 है, तो अगर 15 में इसको शामिल करेंगे तो 20 में नीचे जो है 20 को भी शामिल करना पड़ेगा। और अगर 15 को हम अगले जो है वर्गांतराल में शामिल कर रहे हैं तो यहाँ पर 20 को इसमें नहीं शामिल करेंगे, अगले वाले में शामिल करेंगे। ये नियम लगा करके चलना है, बाकी दोनों में हम शामिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि यहाँ पर 15 जो संख्याएं आ रही हैं इसको चाहे तो हम इसमें शामिल करें, फिर अगर 20 वाली संख्याएं आ रही हैं आगे तो 20 को फिर इसमें शामिल करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पर 15 अगले वर्ग अंतराल में अगर शामिल कर रहे हो तो यहाँ पर 20 को भी अगले वर्ग अंतराल में शामिल करना पड़ेगा। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, बस बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हम जो है इससे पहले इस क्वेश्चन को करवाए थे, तो यहाँ पर देखिए 15 को इसी में शामिल कर लिए थे, वो भी क्वेश्चन सही है। और अगर हम चाहें तो यहाँ पर देखिए 10 और 15 के बीच में कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हम 5 लिख सकते हैं। और फिर 15 और 20 के बीच में कितनी संख्या है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर 7 लिख सकते हैं। अब देखिए टैली चिन्ह कैसे लगाते हैं, तो यहाँ पर देखिए 5 संख्याओं के लिए टैली चिन्ह इस तरीके से लगाते हैं। देखिए सबसे पहले अगर 1 अंक आ रहा हो, बारंबारता 1 हो, तो इसको ऐसे ही टैली चिन्ह हो जाता है। अगर 2 आ रहा हो तो इस तरीके से 2 खड़ी रेखाएं खींच देते हैं। 3 संख्या बारंबारता हो तो ऐसे 3 खड़ी रेखाएं, 4 हो तो 4 खड़ी रेखाएं, और अगर 5 हो तो एक इस तरीके से पड़ी रेखा खींच देते हैं। तो इस प्रकार से बारंबारता अगर 5 है तो इस प्रकार से जो है खींच देंगे। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर 7 आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए 7 के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए जो है
5 जो है पहले 4 खड़ी रेखाएं खींचेंगे, उसके बाद एक संख्या इस तरीके से, यानी कि एक खड़ी रेखा पड़ी रेखा खींच देंगे, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 5 रेखाएं हो जाएंगी। अभी 2 रेखाएं और बाकी हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से 2 खड़ी रेखाएं फिर खींच देंगे। यहाँ पर भी अगर 5 पूरा हो जाए, यानी कि 4 यहाँ पर हो जाए, तो 5वीं बड़ी रेखा खींचेंगे। फिर अगर और आगे बढ़ना तो फिर इसी टाइप से करेंगे, यानी कि हमको 5 के लिए कुल मिलाकर के ये करना है कि 4 खड़ी रेखाएं खींचना है और फिर 5वीं रेखा जो खींचना है वो बड़ी रेखा खींचना है। तो इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आज का मॉडल पेपर समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं वो सभी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम भले ही आप लोगों को महसूस हुई हो, लेकिन तबीयत थोड़ा गड़बड़ होने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।